आज का जो हमारा विषय रहेगा कि तृतीयेश जन्म पत्रिका के द्वादश भावों में जहां जहां स्थित होते हैं वहां पर वो कैसे फल देते हैं। पाराशर जी का एक सिद्धांत है, प्रचलित सिद्धांत है, सर्वमान्य है, सर्व प्रमाणिक है। उसको आपको अपने मनोमस्तिष्क में सर्वथा सर्वदा रखना होगा। क्या? कि अगर कोई ग्रह अपने उच्च के राशि में है तो वहां सर्वोत्कृष्ट परिणाम मिलेगा, उसके उपरांत मूल त्रिकोण में मिलेगा, फिर स्वग्रही राशि में मिलेगा, फिर मित्र की राशि में मिलेगा, फिर जैसे जैसे नीचे चलता चला जाएगा पायदान, उसी अनुरूप उसका फल घटता चला जाएगा। ये सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना होगा, ये सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है? ये ग्रहों का बल, इसी से ग्रहों का बल निर्धारित होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीयेश यदि लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, तो द्वादश भावों में हो तो किस प्रकार से फल देता है। जैसे एक जन्म पत्रिका का खाका मैंने आप लोगों के सामने खींचा है। जो लोग YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं वो भी इसको समझ लें कि जैसे हमने जन्म पत्रिका बनाई, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो वो, और उस जन्म पत्रिका में तृतीयेश को कैसे पता करते हैं। मान लीजिए किसी की मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, तो यहाँ पर प्रथम भाव में ये सारे भाव हैं, 12 भाव। प्रथम भाव में जो राशि होती है उसी के स्वामी को हम लग्न का स्वामी कहते हैं। तो मेष लग्न का स्वामी मंगल हुआ, इसका ये मेष लग्न हो गई। द्वितीय भाव में 2 नंबर, तृतीय भाव में 3 अंक हो गया। तो 3 अंक के स्वामी कौन होते हैं? तीसरी राशि यानी मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस वाली जन्म पत्रिका में जो तृतीयेश हुए वो बुध हुए। ठीक है मनीषा जी? मनीषा जी आई है आज? नहीं? हाँ जी, आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ जी। पर तृतीयेश बुध हो गए। अब तृतीयेश बुध, तृतीयेश ये मानिए, बुध छोड़िए। अब देखिए तृतीयेश अगर यहाँ बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा, तृतीय भाव में ही बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा, चतुर्थ में बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा। इसी तरह से सभी द्वादश भावों में तृतीयेश बैठ जाएं तो सबका फल क्या क्या मिलता है, ये हम लोग आज समझने वाले हैं। दूसरा, एक बड़ी रोचक कथा भी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। महर्षि पराशर जी के श्लोक से वर्णित से प्रेरित हुआ मैं, सोचा जाए कि आपको सुनाऊं। लेकिन पहले मैं आपको ये श्लोक पढ़ा देता हूँ। देखिए, तृतीयेश यदि प्रथम भाव में हो किसी का तो क्या फल मिलेगा। क्या लिखा गया इसके बारे में कि लग्नेशे सहजाधीशे स्वभुजा रजित वित्तवान सेवाज्ञ साहसी जातो विद्याहीनोपि बुद्धिमान। लग्नेश सहजाधीशे, लग्नशे सहजाधीशे, जो सहस का अधीश है, कौन? तृतीय भाव का जो अधीश है, यदि वो लग्नशे लग्नेश में हो, लग्न में हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भुजार्जितवान, अपनी भुजाओं से अर्जित, अपने बाहुबल से अर्जित, अपने पुरुषार्थ के बल पर वो वित्तवान होता है, धन कमाता है वो। और सेवाज्ञ है, ऐसा व्यक्ति सेवा को जानने वाला होता है। सेवा कैसे की जाए, किसी का कार्य कैसा किया जाए, पुरुषार्थ प्रबल होता है तो वो कार्य करने के तरीकों को जानता है। तो इसको कहा गया सेवाज्ञ। साहसी होता है ना। तृतीय का लग्न से संबंध हो गया मनीषा जी इसमें। तृतीयेश होकर के वो भाव जो है तृतीय भाव का स्वामी, जैसे मैंने आपको बताया अभी मेष लग्न की पत्रिका से उदाहरण दे करके, कि जैसे जी। मेष मेष लग्न में व्यक्ति का तृतीयेश कौन होता है? बुध। तो बुध अगर बुध। लग्न में बैठ जाए तो क्या कहेंगे हम कि केंद्र केंद्र भाव से और त्रिकोण भाव से संबंध बन गया, क्योंकि प्रथम भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो अच्छा, जाहिर सी बात है अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का पुरुषार्थ और निखर के आएगा। ठीक है, साहसी हो जाएगा वो व्यक्ति। और विद्याहीनोपि बुद्धिमान, और ऐसा व्यक्ति क्या होगा? विद्या से हीन होने पर भी वो बुद्धिमान हो। इसका मतलब ये निकल के आया कि केवल विद्यावान होने से ही आप बुद्धिमान नहीं हो जाते, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। पंचतंत्र की एक बड़ी रोचक कथा है, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा इससे, और आप समझ पाएंगे कि समस्त विद्याओं के ज्ञाता होने पर भी अगर आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आप बुद्धिमान नहीं कहे जाते, समाज में आप हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो पंचतंत्र की कथा है। उससे पहले मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ कि जैसे मैंने अभी जनपत्रिका बनाई थी, इसमें मेष लगन में तृतीयेश कौन होते हैं मनीषा जी? बुध। तो बुध। बताइए, वृषभ लगन की पत्रिका बता रहा हूं मैं, अब 2 नंबर लिख दिया मैंने वृषभ राशि का। तो अब बताइए अब तृतीयेश कौन होगा यहाँ पर? चंद्रमा। चंद्र।
है ना, तृतीय भाव के जो स्वामी होंगे, तृतीय भाव के स्वामी कौन होंगे, जो तृतीय भाव में राशि लिखी हुई है उसी के स्वामी को हम इस पूरे भाव का स्वामी कहेंगे। तो तृतीय भाव में कर्क राशि लिखी है, तो कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो हम ये देखेंगे अगर चंद्रमा किसी के वृषभ लग्न की पत्रिका में लग्न में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, तृतीयेश लग्न में हो गए, तो आपको ये फल मिलेगा जो आपने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा था आपने अभी? लग्न से सहजाधीशे स्वय भुजार्जित वित्तवान, सेवाज्ञ है साहसी जातो विद्याहीनो पि बुद्धिमान। ऐसा व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल पर धन कमाएगा वो। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो तृतीयेश हुए वो चंद्रमा हुए, ठीक है, तो चंद्रमा के कारण क्या होगा, चंद्रमा की प्रकृति भी उस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को, उस व्यक्ति के धन कमाने के तरीके को प्रभावित करेंगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा सेंसिटिव होगा धन कमाने में, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं के कारक ग्रह हैं। अभी हम जोड़ेंगे इसको, कैसे जोड़ेंगे इस चीज को, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस वृषभ लग्न की पत्रिका में तृतीय चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, तो ये श्लोक आप देखिए क्या है, चंद्रमा यहाँ पर लगन में तो बैठे ही बैठे हैं, साथ में उच्च की राशि में भी बैठे हुए हैं अपनी, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर ग्रह उच्च की राशि में बैठा हो तो श्रेष्ठ फल देता है। तो तृतीय भाव का जो फल मिलेगा इस व्यक्ति को वो बड़ा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि तृतीय चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, ठीक है। तो आज सेशन जो हम रखेंगे क्वेश्चन का वो हम बाद में रखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उससे एक बाधा टूट जाती है थोड़ी सी। पंचतंत्र की कथा की बात कर रहा था मैं कि कैसे विद्याहीन होने पर भी व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, और कैसे वो व्यक्ति जो है विद्या से युक्त होने पर भी बुद्धिहीन सिद्ध हो जाता है। तो हुआ क्या था, एक बार चार मित्र थे, पंचतंत्र की कथा में वर्णित है ये। पंचतंत्र किसने लिखा? आचार्य विष्णु शर्मा जी ने लिखा है ना। तो उन्होंने लिखा उसमें कि चार मित्र थे, कहीं जा रहे थे, और जो जाते जाते रास्ते में उनको जो है कहीं एक किसी का पुत्र जो है मर गया था, तो वहां पर वो जाकर के पहुंचे, लिखे लिखा हुआ है, कथा में आपको दिख भी रहा होगा। कस्मिश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परम मित्रत्वमापन्ना वसन्ति स्म, है ना, मित्रता के साथ चारों ब्राह्मण रहते थे, वसंती स्म, स्म का मतलब होता है थे, वसंती रहते। तो बाला बाल भावे तेषाम मतिर्जायत, बाल्यपन में बुद्धि उत्पन्न हुई कि भो देशांतरम गत्वा विद्योपार्जनम क्रियेत क्रियेत, चलो भाई देशांतर चला जाए, विदेश में जाया जाए और विद्या का अर्जन किया जाए, धन कमाया जाए। तो ऐसा करके वो विद्या उपार्जन, विद्या को कमाया जाए, विद्या पढ़ी जाए, ऐसे करके वो चल दिए। तो फिर क्या हुआ, अथास्यन्मिन अथान्य अस्मिन दिवसे ते परस्परम निश्चयं कृत्वा विद्योपार्जनार्थम कान्यकुब्जम गतः। कान्यकुब्ज किसको कहते हैं? कन्नौज को। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। तो वो कान्यकुब्ज में जो है जहां चले गए, तत्र च विद्या मठे पठन्ति स्म, महाविद्या के मठ में वो पढ़ते रहे। एवं द्वादशाब्दानी यावत, 12 वर्षों तक वो पढ़े, एक चित्त तया, एक चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, पठित्वा कहते हैं पढ़ करके, त्वा प्रत्यय जहां लग जाता है उसका अर्थ हम करके करते हैं, पठित्वा, है ना, पठित्वा का मतलब पढ़ करके, गत्वा जा करके, ऐसे ही खादित्वा खा करके, तो जहां पर त्वा जुड़ जाए अंत में उसका अर्थ करके हो जाता है संस्कृत में। तो वो विद्या को पढ़ करके, विद्या कुशले कुशलहा ते सर्वे संजाता, विद्या में कुशल हो गए। ततश्चै चतुर्भी मिलित्वा उक्तम, तब चारों ने मिलकर के कहा अधुना वयम सर्वे विद्या पारम गतः, अब हम विद्या के पार आ गए हैं, विद्या को हमने पा लिया है। तदुपाध्याय से अनुज्ञाम लब्ध्वा स्वदेशम गच्छामः है, अब हम जो है आज्ञा लेकर के अपने उपाध्याय की, जो गुरुजन है सिखाया जिन्होंने उनको, अपने विदेश को हमको चलना चाहिए। एवं मंत्रित्व, ऐसा सोच करके वो सब निकल गए वहां से। और पुस्तकानी च नीत्वा, पुस्तकों को लेकर के, लिखे आ गया नीत्वा लेकर के, यावत कंचित मार्गम गच्छन्ति तावत दो पंथानो समायतौ, तो दो रास्ते उनको मिल गए। तत्रैक है प्रोवाच केन मार्गेण गच्छामि, दो राह मिला। अब एक ने उनसे कहा भी कहाँ से चलना चाहिए हमको, तो ए तस्मिन अंतरे तस्मिन पत्तने कच्चित वणिक पुत्रो मृत है। एक जगह उन्होंने देखा कि वहां पर जो है कोई वणिक पुत्र, किसी जो वैश्य वर्ग होता है, व्यापार इत्यादि करने वाले, उनके किसी पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तस्य दाहाय महाजनो गतो भूत, उसके दाह संस्कार के लिए महाजन, महाजन किसको कहते हैं भाई? महा कहते हैं बहुत सारी, जन कहते हैं जहां पर जन जा रहे हो, भीड़ जा रही हो लोगों की, तो महाजन शब्द भीड़ के लिए भी आता है। और महाजन कहते हैं किसी महापुरुष को भी, जिसने महान, जो महान पथ पर चला है उसको महापुरुष कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक को निकाला और उस पुस्तक में उन्होंने पढ़ा। क्या पढ़ा उसमें? उनकी पुस्तक में लिखा था
महाजनो येन गतः सपंथा, कि भाई महान लोगों की भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़ जहां पर जाए वही हमारा रास्ता होता है। जबकि उसका तात्पर्य वो नहीं था। उसका तात्पर्य था कि महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुकरण किया उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई देखो यहाँ भीड़ जा रही है, यही हमारा रास्ता है, तो हमको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। अब ध्यान से सुनते रहना, आप, वो विद्यावान लोग थे, बहुत विद्या पढ़ी उन्होंने। चलते गए, उसी रास्ते पर चले। तन महाजान मार्गेण गच्छा में, उसी महाभीड़ से रास्ते से हमको चलना चाहिए। अथ यावत्ते पंडिता महाजन मेलापकेन से श्मशानम भूमि प्राप्त। तो चलते चलते वो कहाँ पहुंचे? तो श्मशान भूमि में पहुंचे, जहां पर उनका दाह होना था। तो कश्चिद रासभो दृष्ट है, रासभो कहते हैं गधे को, गधा दिखाई दे गया उनको। अच्छा, द्वितीय ने पुस्तकम उद्घाटय अवलोकितम, तो उसमें से दूसरे ने क्या किया? पुस्तक को उद्घाटित किया, खोला, अवलोकितम देखा। उसने क्या देखा? उसमें लिखा था कि उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति स बांधवः। उत्सव में, जब परिवार में मंगल कार्य होते हैं, उस उत्सव में, व्यसन में, जहां पर भोग विलास हो रहा हो, दुर्भिक्ष आ गया हो, कोई संकट आ गया हो, शत्रु का संकट आ गया हो, राजा के द्वार में हो, श्मशान में हो, यह तिष्ठति स बांधव। इन अवसरों पर जो भी हमारे साथ बैठता है, हमारा साथ देता है, वो हमारा बंधु होता है। तो देखिए, ये गरधा हमको दिखाई दिया, ये स्मशान में आया हमारे लिए, तो ये हमारा बंधु है। ठीक है, तो हमको इसके साथ बैठ जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उसके साथ में जो है अपने को उन्होंने जोड़ लिया। वो कथा आगे चलती रही। उसके बाद क्या हुआ फिर? जब वो आगे चले तो धीरे धीरे उसका वो अनुकरण करते रहे और कथा चलती रही। उसके बाद फिर वो, उन्होंने क्या किया? दूर से उनको जो है एक ऊष्ट्र दिखाई दिया। ऊष्ट्र किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। ठीक है। तो ऊंट के बारे में उन्होंने एक पुस्तक को उद्घाटित किया, पढ़ा। तो उसमें लिखा था धर्मस्य त्वरिता गति ही, धर्म की जो गति होती है वो बड़ी त्वरित होती है। तो त्वरित का मतलब तेज, तेज का मतलब लंबी से लगाया उन्होंने, कि धर्म की गति बड़ी लंबी होती है, यानी जिसकी लंबी गर्दन हो वो धर्म होता है। तो उन्होंने कहा देखो ये धर्म हमको मिल गया है। तो उन्होंने उस ऊष्ट्र को भी पकड़ लिया, ऊंट को भी ले लिया। अब उन्होंने क्या किया? जब उनको धर्म मिल गया तो फिर आगे उन्होंने अपनी पुस्तक को खोला। फिर उस पुस्तक में लिखा था कि इष्टम धर्मेण योजयेत, अपने इष्ट को, जो अपना प्रिय बंधु हो, उसको धर्म से जोड़ देना चाहिए। है ना? अपने परिवार के परिचितों को, अपने प्रियजनों को धर्म के मार्ग पर लगाना चाहिए, तात्पर्य ये था उसका। तो उन्होंने धर्म इष्ट किसको माना, बंधु किसको माना? गधे को। और धर्म से त्वरिता गति, त्वरित गति वाला धर्म है, तो धर्म के रूप में उष्ट को समझ लिया। इस प्रकार उन्होंने दोनों को जोड़ दिया रस्सी से। अब वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो उनका उपहास करने लगे। बोले भाई ये कैसे पढ़ करके आए हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं? कुल मिलाकर के वो सब कुछ चलता रहा। फिर आगे वो आगे बढ़ते रहे। जोड़ने के बाद में एक नदी आई, नदी में वो जो है, एक उनका मित्र जो था वो गिर गया, डूबने लगा उसमें। डूबते डूबते उसकी गर्दन रह गई, दिखाई देने लगी बाहर। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा। मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, ये मैं डाउनलोड नहीं कर पाया था। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह। सर्वनाश अगर हो रहा हो हमारा, और हमको आधी चीज मिल रही हो, तो हमको उसी को ले लेना चाहिए, है ना? कहते भागते भूत की लंगोटी बली। तो उन्होंने क्या किया? अपने उस मित्र की गर्दन को उखाड़ लिया। बोले गर्दन मिल रही है तो गर्दन ही ले लो। तो गर्दन को तोड़ दिया उन्होंने उसकी, और उसका सिर लेकर के वो उसके साथ अपने जो है चल दिए। वो चलते चलते वो किसी गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे तो वहाँ, हाँ, तो वहां जाकर के उनको वो क्या कहते हैं, लंबे लंबी सिवैयां उनको खाने को दी गई। तो एक ने, हाँ, तो पुस्तक खोला, उसने लिखा था कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो लंबे सूत्रों वाला होता है वो विनष्ट हो जाता है। अरे भाई इसको नहीं खाएंगे हम, इसको तुम नष्ट हो जाएंगे खा करके तो हम। जबकि उसका तात्पर्य है, दीर्घ कहते हैं लंबे समय तक, जो बहुत देर से कार्य को करता है वो नष्ट हो जाता है, जो आलसी व्यक्ति होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार वो बेचारे भूखे ही उस गांव से वहां से निकले। तो अंत में लिखा गया, पंचतंत्रकार ने लिखा कि शास्त्राण्य दित्यापि भवंती मूर्खा, शास्त्र पढ़ करके भी लोग मूर्ख रह जाते हैं। तो ये इतनी लंबी कथा को जो सुनाने का पीछे मेरा उद्देश्य था, वो केवल इस महर्षि पाराशर के इस श्लोक को लेकर के था, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था कि अगर तृतीयेश लग्न में बैठ जाए
तो ऐसा व्यक्ति विद्याहीनोपि बुद्धिमान, विद्या से हीन होने पर भी वो बुद्धिमान हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि केवल विद्या ही होगी तभी वो बुद्धिमान होगा। अब मेष लगन की पत्रिका में अगर किसी के बुध तृतीयेश होकर के लगन में बैठ जाए, तो बुध बुध कौन है? व्यापार है। ऐसा व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अच्छा खासा धन कमा लेता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर तो है बहुत सारे लोग ऐसे जो समोसे बेचते हैं, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से बेचते हैं। मोनिका जी तो खैर जानती होंगी, बीच में हमारे बुद्ध बाजार वाली गली में है ना मोनिका जी, जी सर, कौन सा? हिंदू सर वैसे कॉलेज आप के, ही मुझसे क्यों, मैं क्या बहुत सारे समोसे खाती हूँ। हिंदू हिंदू कॉलेज कॉलेज के पास। के बराबर में है ना। जी, कौन बहुत कौन फेमस जानते हैं? है। मनीषा जी जानती होंगी। हाँ जी, बहुत खाए हैं। तो वो व्यास जी केवल समोसे बेचता है, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा है वो। लेकिन उसके बाद भी जो है उसने इतना बड़ा व्यापार इकट्ठा कर लिया है, वो पूरे शहर में नामी गिरामी, पता नहीं कितना हजारों का तो उसका टर्नओवर होता होगा रोज का। तो ऐसा गुरु जी व्यक्ति लालच मत दीजिए। भुजाओं के बल पर हाँ धन कमा लेता है। अ, हमने पढ़ गुरुजी, लिया। इसका एक एक अभी ज्वलंत अभी उदाहरण हमारे चर्चा हमारे बाद में करेंगे, प्रधानमंत्री जी हैं। चर्चा बाद में करेंगे। सम्राट जी मैं समय दूंगा सबके लिए। रोक लीजिए, अपने मनोभावों को नियंत्रित कर लीजिए बस। द्वितीय सहजाधीशे स्थूलो विक्रम अर्जित स्वल्पारंभी सुखी न स्यात् पर स्त्री धन कामुक है। द्वितीय में अगर चला जाए दूसरे भाव में, तृतीय होकर के कोई भी ग्रह अगर द्वितीय भाव में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? स्थूलो, स्थूल देह वाला हो जाता है, मोटा ताजा। विक्रम वर्जित है, और जब स्थूल देह वाला होगा तो क्या होगा? वो विक्रम वर्जित है, विक्रम से वर्जित होगा। आलसी आदमी ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा पुरुषार्थी नहीं होते, है ना। स्वल्पारंभी सुखी न स्यात् पर स्त्री धन कामुक है। स्वल्प आरंभी, थोड़े ही कार्य का आरंभ करने वाला होता है, वो थोड़े ही संतुष्ट, उसी में संतुष्ट हो जाता है। और सुखी न स्यात्, और सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि जब थोड़े में ही संतुष्ट करेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। और पर स्त्री धन कामुक है, दूसरे की स्त्रियों में अपने कामनाओं को लगाने वाला व्यक्ति होता है। यानी धन वहां जो अपना पराक्रम है, वो उस पराक्रम को, अपने पुरुषार्थ को अपने जीवन के लिए ना लगा करके वो कहाँ लगा देता है? पर स्त्रियों में लगा देता है अपने धन को। तो ये अच्छा योग नहीं कहा गया तृतीय का द्वितीय भाव में होना, है ना। तो आज एक बात चल रही थी, किसी परिचित ने उसको समूह में जोड़ दिया, किसी समूह में कोई जो काफी सारे ज्योतिष विद्वानों का समूह था, उसमें कुछ लोग बड़े अजीब जुड़े हुए थे। कोई कहने लगे कि ऐसे ऐसे करके ये होता है। आद्रा नक्षत्र के ऊपर कोई बात चल रही थी कि आद्रा नक्षत्र वाले जो होते हैं वो बड़े धोखेबाज होते हैं लेकिन सत्यवादी होते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं अभी अभी जुड़ा हूँ समूह में, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि आर्द्रा नक्षत्र का व्यक्ति धोखेबाज होता है और सत्यवादी होता है? भाई धोखा और सत्य तो ये विपरीत चीजें हो गई, ये तो दर्शन के विपरीत जा रही हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होगा, सत्य क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा महसूस किया, वैसा ही सामने प्रकट कर देना, वो सत्य है। तो जो व्यक्ति सत्य का आचरण करेगा, सत्य के पीछे चलेगा, वो व्यक्ति धोखा तो दे ही नहीं सकता। ये तो विपरीत चीजें हैं, कोई ऋषि नहीं लिख सकता सत्य को। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने लिखा है ये किस ग्रंथ के आधार पर लिखा है? उन्होंने फिर लिख दिया, क्षमा कीजिए मेरे पास ऐसा कोई श्लोक नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैंने, आपका अनुभव दर्शन के विपरीत है। विक कालज्ञो न्याय दर्शन विज्ञ जो व्यक्ति नहीं है, उसको ज्योतिष करने का अधिकार नहीं है। पहले थोड़ा सा दर्शन पढ़िए आप। सत्य और धोखा दो अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा उन्होंने पाराशर जी ने, स्थूल देह का, स्थूल देह को उन्होंने विक्रम अर्जित से जोड़ दिया। मान सकते हैं, बिल्कुल संभव है। जो व्यक्ति स्थूल देह का होगा, आलसी होगा, स्वल्पारंभी होगा, वो सुखी नहीं हो सकता। और विक्रम से वर्जित होगा जो व्यक्ति, और पर स्त्री के धन में जो चला जाएगा, वो भी सुखी नहीं हो सकता। तो ये बातें हमारे दर्शन और व्यवहार के साथ सामंजस्य रख रही हैं। इसलिए ऋषि के कथन को सत्य माना जा सकता है, लेकिन आपका कोई अनुभव जहां पर दर्शन और जहां पर व्यवहार दोनों ही चीजें अगर नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी बार बार इस तथ्य को कहते हैं कि सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वो ज्ञान, दर्शन और व्यवहार, इन तीनों में उतरता है ना। इसलिए सनातन सिद्धांत सर्वोपरि है, उसी को मानना चाहिए, वही सर्वोपरि है। दर्शन, ज्ञान, व्यवहार के विपरीत जो भी तथ्य जा रहा हो उसको हमको नहीं मानना चाहिए। तो ये द्वितीय भाव का फल हो गया। आगे पढ़िए। सहजे सहजाधीशे सहोदर सुखान्वित है, धन पुत्र युतो हृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम।
सहजे सहजाधीशे, सहज का अधीश, तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय अगर तृतीय भाव में हो जाए तो सहोदर सुखान्वित है, उसको अपने भाइयों का सहोदरों का सुख मिलता है उसको, क्योंकि भाव की हानि नहीं करेगा तृतीय भाव का स्वामी, चाहे वो कारक ही क्यों ना हो। तृतीय भाव का कारक अगर मंगल भी अपने ही राशि में बैठा होगा तो सम्राट जी जो आप पूछ रहे थे कि क्या कारक भाव का नाश करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने ही भाव में हो जाएगा। धन पुत्र जी। युतो हृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम, धन से पुत्र से युक्त होगा, वो हृष्ट होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, शरीर उसका अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति का, और भुनक्ति भोगेगा, वो सुख भोगेगा पर्याप्त मात्रा में, और क्या होगा वो, सुखम अद्भुतम, ठीक है, भोगने वाला होगा। तो ये फल अच्छा लिखा गया है, तृतीय भाव का तृतीय भाव में होना शुभ फल है। धन पुत्र युतो ये हो गया। सुखस्ते सहजाधि से सुखी चय धन संयुत है, मतिमान जायते बालो दुष्ट भार्या पतिश्च सह। सुखस्थे सहजादि से, सुख भाव में चला जाए अगर तृतीय, त्रिषडाय का अधिपति होकर के अगर वो सुख भाव में चला जाए तो सुखी चय धन संयुत है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, धन से संयुक्त होता है। मतिमान जायते, ऐसा व्यक्ति मतिमान होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है। और क्या होता है वो, दुष्ट भार्या पतिश्च से, ऐसा व्यक्ति दुष्ट भार्या का पति होता है, दुष्ट स्त्री का पति होता है वो, इसलिए उसकी बुद्धि भी जागृत हो जाती है। तो ये जो शब्द आया दुष्ट भार्या पतिश्च से, इसको लिखने के पीछे तात्पर्य क्या रहा होगा, तात्पर्य यह रहा होगा क्योंकि त्रिषडाय के अधिपति है, तृतीय भाव के जो अधिपति हैं वो अशुभ है ना। और किसी भी जन्म पत्रिका में तृतीय भाव के अधिपति को अच्छा नहीं कहा गया त्रिषडाय अधिपति होने के कारण। तो उसने क्या किया, सुखी तो रहेगा वो, लेकिन एक सुख उसको नहीं मिलेगा कि जो पत्नी उसकी होगी वो अच्छी नहीं होगी, अच्छी प्रकृति की नहीं कही जाएगी। तो यहाँ पर जो है उसका हानि होने की संभावना ज्यादा रहेगी, है ना, ये परिणाम थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। चलिए, सुतस्थे सहजाधि से पुत्रवान गुण संयुत है, भार्या तस्य भवेत क्रूरा क्रूर ग्रह युतेक्षुते। सुत भाव में पंचम भाव में तृतीय होकर के तृतीय पंचम में बैठ जाए तो पुत्रवान होगा, क्योंकि त्रिकोण में बैठ गया है, अच्छा फल मिलेगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। गुण से संयुक्त होगा, भार्या तस्य भवेत क्रूरा क्रूर ग्रह युतेक्षुत है। अगर क्रूर ग्रह से युक्त हो जाए वो वहीं पर पंचम भाव में, या क्रूर ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो भार्या तस्य भवेत क्रूरा, तो उसकी पत्नी क्रूर हो जाएगी, ये फल उसको मिलेगा, ठीक है। आगे षष्ठ भावे, नोट कर लीजिएगा शंकाएं अपनी, मैं बाद में इकट्ठा समाधान आपका कर दूंगा। षष्ठ भावे तृतीय से भ्रातृ शत्रुर महाधनी, माँ तुलश्चैव समम वैरम, माँ तुलानी प्रियो न रहे। षष्ठ भाव में बैठ जाए तृतीय तो भ्रातृ शत्रुर महाधनी, तो अपने भाई का क्या होता है वो, शत्रु होता है, वो भाई से शत्रुता रखता है, और महाधनी होता है। और माँ तुलश्चैव समम वैरम, मामा से शत्रुता रखने लगता है वो, वैर रखता है वो। और मातुल के साथ साथ मातुलानी प्रियो, मामी से प्रेम करने वाला होता है वो। तो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हुआ वो ऐसा, जिसका तृतीय छठे भाव में चला जाए तो मामा शत्रु हो ही जाएंगे भाई, जब मामी से प्रेम के प्रति बढ़ेगा वो, मामी के प्रति अलग दृष्टिकोण उस व्यक्ति का हो जाएगा, तो मामा से शत्रुता स्वाभाविक हो जाएगी। आगे लिखा है क्योंकि तृतीय होकर के छठे भाव में बैठने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति दुस्साहसी हो गया है। तृतीय भाव जो है वो पुरुषार्थ का भाव है, विक्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है। ऐसा व्यक्ति गलत जगह पराक्रम को लगा रहा है, दुस्साहस कर रहा है, एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस। तो इस वजह से जो है ये फल लिखा गया होगा। सप्तमे सहजाधि से राज सेवा परो न रहे, बाल्य दुखी सुखी चांते जायते नात्र संचय है। सप्तम भाव में सहज पहुंच जाए, सहज का अधीश, तो क्या होगा, राज सेवा परो न रहे, व्यक्ति राजा की सेवा करने वाला होता है, सरकारी नौकरी का योग हो गया ये, गवर्नमेंट सेक्टर का। बाल्य दुखी, बाल्यकाल में दुखी होता है, सुखी चांते जायते नात्र संशय, और अंतिम अवस्था में व्यक्ति सुखी होता है। बाल्य अवस्था बीतने के बाद में धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में सुख बढ़ने लगता है। लेकिन इन सारी बातों का विचार करते हुए आपको मैंने बताया ग्रहों के बल पर भी विचार करना है, वो सिद्धांत सबसे पहले लिखा गया है, इसलिए ये
फल बाद में आप पढ़ रहे हो, ये अध्याय बाद में है, पहले वही सिद्धांत लिखा गया है। अष्टमे सहजादि से जातः चौरो नरो भवेत, अष्टम भाव में चला जाए सहज का धीश, तृतीय सहज भाव का स्वामी, तो जातः चौरो नरो भवेत, ऐसा व्यक्ति चोर हो जाता है। सीक्रेट, अष्टम भाव सीक्रेट वाला भाव है, छुपाने लगता है वो व्यक्ति, चोरी करने लगता है, अपने घर वालों से छुपाने लगेगा व्यक्ति। और जो क्रूर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो चोर भी हो जाएगा वो। और दास वृत्त्योतजीवी, दास वृत्ति से, दास वृत्ति किसको कहते हैं? नौकरों वाली, 4th क्लास की नौकरी उसको मिलती है, उसी से जीवन करता है वो। और राज द्वारे मृतिर भवेत, ठीक है, और राजा के द्वार पर वो मरण पा जाता है, वहीं राजा की नौकरी करते करते ही अपने प्राणों का कुर्बानी दे देता है वो। स्त्री भीर भाग्योदय तस्य पुत्रादि सुख संयुत है। और आगे लिखा 10वें सहजाधीशे जाते सर्व सुखान्वित है। स्त्री भाग्योदय तस्य, स्त्री का क्या लिखा? स्त्री भी भाग्योदय तस्य, स्त्रियों के द्वारा उस व्यक्ति का भाग्य होता है, पुत्र आदि से सुख से संयुक्त होता है। कब? अगर चला जाए नवमे सहजादि से, नवम भाव में। पितु सुख विवर्जित है, लेकिन पिता के सुख से वर्जित हो जाता है, ये नेगेटिव रिजल्ट है तृतीय इसका। पिता के संदर्भ में शेष सुख बढ़िया है। 10वें सहजाधि से, क्योंकि जाते हैं सर्व सुखान्वित है, स्वभुजार्थित वित्तस्य दुष्ट स्त्री मरणे रहता है। 10म भाव में चला जाए तृतीय, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सर्व सुखों से युक्त होता है। और स्वभुजार्जित वित्त, अपनी भुजाओं से वित्त को कमाता है, धन को कमाता है। और दुष्ट स्त्री भरणे युत है, और दुष्ट स्त्रियों को पालने वाला होता है, उसका धन दुष्ट स्त्रियों के भरण में जाता है। क्योंकि पराक्रम कहाँ खर्च होगा? तृतीय भाव त्रिषडाय भाव है, पराक्रम का भी भाव है, बुरा भाव भी है और पराक्रम भी है, तो दोनों चीजें कहाँ जाएंगी जो ऊर्जा उसको मिली है? इसलिए बार बार जो है ये दुष्ट स्त्री भरणे, और वहां पर लिखा गया क्रूर भार्या से भवेत क्रूरा, बार बार शब्द आ रहा है। तो पराक्रम को खर्च करने वाली स्त्री उसको ऐसी मिलेगी कि सारी ऊर्जा वहां निकलेगी उसके। लाभगे सहजादि से व्यापारे लाभवान सदा, विद्याहीनोपि मेधावी साहसी पर सेवक है। 11th हाउस में चला जाए तृतीय भाव का स्वामी, तो व्यापार में लाभ मिलता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलता है। क्योंकि व्यापार का जो संबंध है वो आपके पुरुषार्थ से है, आप जितने पुरुषार्थी होंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर ये भाव कनेक्ट हो गए, क्योंकि 11th हाउस भी त्रिषडाय भाव है, 3rd हाउस भी त्रिषडाय भाव है, 3 और 11 का संबंध अच्छा कहा गया। विद्याहीनोपि मेधावी, विद्या से हीन होने पर भी मेधावी होता है, माने ऐसी विद्याएं सीख लेता है वो। आपने देखा होगा कि व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे होते, आजकल आप इलेक्ट्रिशियन को देखिए, कोर्स कर लिया उन्होंने, सीख लिया, 8वीं पास व्यक्ति हैं, आप भले ही एमएससी हैं, फिजिक्स में एमएससी कर रखी है, आप छत का पंखा ठीक नहीं कर सकते, वो मैकेनिक आपके घर में आता है और आपका पंखा ठीक करके चला जाता है, अपने उस ज्ञान के बल पर, व्यवहारिक ज्ञान के बल पर। तो व्यवहारिक ज्ञान ले लेता है वो व्यक्ति, साहसी पर सेवक है, दूसरों की सेवा करता है, ये फल लिखा गया। आगे क्या लिखा है? व्ययस्थे सहजाधीशे कुकार्य व्यय कृत जन है, अगर व्यय भाव में पहुंच जाए तो बुरे कार्यों में उसका व्यय होता है, ये अच्छा फल नहीं लिखा गया। और पिता तस्य भवेत क्रूर है, उसका पिता भी क्रूर होता है। स्त्री भी भाग्योदय तथा, और स्त्री के द्वारा उसका भाग्योदय होता है। अब हम इसको जन्म पत्रिका के माध्यम से समझ लेते हैं, एक एक करके आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इस जन्म पत्रिका में अगर मैं तृतीय, जैसे हम चंद्रमा को ही ले लेते हैं या कोई और लग्न ले लेते हैं, चलिए हमने ले लिया यहाँ पर किसी की, मान लीजिए तुला लग्न। अब तुला रंग कौन सी होती है भाई? अगर तुला राशि यहाँ पर लिखी होगी 7 नंबर की राशि, है ना? आपने 12 राशियों का क्रम याद किया ही होगा, मेष पहली राशि है, इसलिए उसका क्रमांक 1 है। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये बच्चा मेष लग्न में पैदा हुआ है, लग्न और राशि में अंतर है। 2 नंबर लिखा है तो वो वृषभ राशि में हुआ है। आप ये 12 राशियों के क्रम याद कर लीजिए, गूगल से याद डाउनलोड कर लीजिए, वरना ग्रुप में पड़े हुए हैं ही, जिनको याद नहीं हुए हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं आज ग्रुप में, उनके लिए आसानी हो जाएगी। गरिमा जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर। आपको समझ में आ रहा है नहीं? हाँ सर, आया अभी। ठीक है, तो ये तुला लग्न हमने बना दी है यहाँ पर, ये तुला लग्न है।
अब तुला लगन से आप जन्म पत्रिका बनाइए, तो 12 राशियों के क्रम को आगे बढ़ा दीजिए। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। अब फिर एक आ जाएगा, मेष राशि आ जाएगी। 12 राशि मीन है, मीन पूरी हो गई। उसके बाद 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। इस प्रकार हमने ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका को बना दिया है। अब मुझे बताइए, इस तुला लग्न की जन्म पत्रिका में तृतीयेश कौन है? गुरु है। कैसे पता चलाया आपने कि तृतीयेश गुरु है? प्रेमलता जी बताएंगी, आपको कैसे पता चला कि तृतीयेश गुरु है यहाँ? 9 नंबर की राशि आएगी वहां पे, इसलिए। ये जो तृतीय भाव है ये वाला, इस तृतीय भाव में 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, है ना? तो तृतीयेश यहाँ पर गुरु हो गए, तो हम कहेंगे कि इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश होकर के गुरु लग्न में ही बैठे हैं, पहले ही भाव में। पहले भाव को लग्न भी कहा जाता है। तो तृतीयेश लग्न में बैठे हो तो क्या फल मिलेगा? जो हमने अभी पढ़ा, पूरी कथा भी हमने आपको सुनाई कि लग्न से सहजाधीशे स्वभुजार्जित वित्तवान सेवाज्य है साहसी जातो विद्या हीनोपि बुद्धिमान। अगर किसी का तृतीयेश यहाँ लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल पर धन कमाता है, खूब मेहनत करता है, साहसी होता है, और भले ही पढ़ा लिखा ना हो फिर भी वो बुद्धिमान कहा जाता है। ये अच्छा योग है। म्यूट कर लीजिए अपने को, आवाज गूंज रही है। अब मान लीजिए तृतीयेश लगन में ना हो, तृतीयेश यहाँ बैठ जाए, अब दूसरे भाव में आ जाए। ठीक है, पहला भाव लग्न है, ये हमेशा पहला भाव रहेगा, राशि चाहे कोई भी लिखी हो। अब ये गुरु दूसरे भाव में आ गया, तो बताइए क्या फल मिलेगा? पढ़ करके बताइए, सम्राट जी बताइए। यदि तृतीयेश द्वितीय भाव में हो तो जातक स्थूल देह वाला यानी कि भारी देह वाला आलसी होता है, हाँ, और आलसी होने के कारण पराक्रम में कमी होती है, इसलिए उसे थोड़े में संतुष्ट होना पड़ता है। और जो हाँ, थोड़े में संतुष्ट होगा वो सुखी भी नहीं रहेगा, और जो सुखी नहीं रहेगा, कमी रहेगी तो दूसरे की धन और स्त्री के लिए कामना करता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए गुरु बैठे हुए हैं, अगर गुरु हो जाए किसी के तृतीयेश तो वो वास्तव में स्थूल देह वाला बना देते हैं। बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं, है ना? तो ऐसे जी। व्यक्ति प्रायः आपको स्थूल देह वाले मिल जाएंगे, जिनका तृतीयेश गुरु होकर के द्वितीय भाव में बैठा होगा, तभी रिजल्ट ये दे देंगे। अगर बली हो जाए तो और भी अच्छा मिलता है। उसका कारण आगे सर यही है कि वो तृतीयेश वो अपने स्थान से व्यय स्थान में बैठा है, इसीलिए व्यय होता है सबका। हाँ, बिल्कुल, अपने से व्यय भाव में बैठा हुआ है। आगे चलेंगे, तृतीयेश तृतीय में ही बैठ जाए, यानी गुरु यहाँ आ जाए अब, तो यहाँ तो अपने ही घर में हो गए। जब तृतीयेश अपने ही घर में बैठ जाएगा तो क्या फल मिलेगा? मोनिका जी बताएंगी। सर सबसे अच्छा फल इसी का है, भाइयों का सुख मिलेगा, धन का सुख, पुत्र का सुख, शरीर अच्छा होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, सुखी होगा। बढ़िया, ठीक है। आगे बताएंगी अब पारुल जी, तृतीयेश कहाँ बैठ गए हैं अब? सर तृतीयेश अब चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। बताइए फल। चतुर्थ भाव में अगर तृतीयेश होंगे तो वो सुखी रहेगा, धन से युक्त रहेगा, हाँ, मतिमान होगा, लेकिन हाँ, तब भी दुष्ट स्त्री का पति होगा। हाँ, दुष्ट स्त्री का पति होगा। देखिए कैसे होगा, तुला लगन से ही देख लीजिए। तृतीयेश में जो गुरु हैं वो नीच के हो गए, और जी। है ना, बृहस्पति नीच के हो गए यहाँ पर। ये तो तुला लगन लिया इसी वजह से नीच का हुआ, बाकी तो नहीं होगा ना। यहाँ से भी हो गया। और एक सिद्धांत है, देखिए भावात भावम का सिद्धांत होता है। जैसे आप सप्तम भाव से पत्नी का विचार करते हैं किसी की, ये सप्तम भाव है। लग्न भाव पहला हो गया, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये सातवां जो खाना है ये जीवन साथी का होता है। किसी के जीवन साथी को चेक करना हो हमें, तो बाई कैरेक्टर कैसा रहेगा, उसकी पत्नी पति किस तरीके की प्रवृत्ति की होगी। तो यहाँ बैठी उपस्थित राशि से, ग्रहों की राशि से, ग्रहों के बल से हम चेक करते हैं व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसके जीवन साथी का वो फेवरेबल होगा कि नहीं होगा, उसकी आदत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। तो ये जो भाव है ये जीवन साथी का भाव कहा गया। व्यक्ति की काम की प्रकृति कैसी होगी, ये सारी चीजें हम लोग 7th हाउस से चेक करते हैं। तो भावात भावम का सिद्धांत कहता है कि जैसे लग्न से सप्तम जो है वो सप्तम भाव
दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो ऐसे ही सप्तम से भी सप्तम देखिए आप, तो सप्तम से सप्तम क्या हो गया? लग्न हो गया। तो लग्न हो गया। अब चौथे भाव में गुरु बैठ गया, तो आप देखिए सप्तम से चौथे भाव, सप्तम से चौथे भाव में, तो जो चौथा भाव है वो सुख का ही तो भाव है। जब गोचर में हम लोग ग्रहों की गणना करते हैं ना, तो गोचर का जो सिद्धांत है कि 4, 8, 12 किसी भाव से चौथे, 8वें, 12 ग्रह चले जाएं तो उनका जो फल होता है वो ठीक नहीं कहा गया। चौथे भाव में ग्रह चले जाएं तो क्या करते हैं? झगड़ा कराते हैं। 8वें भाव में ग्रह चले जाएं तो अनिष्ट कराते हैं, आयु, स्वास्थ्य हानि। 12वें घर में चले जाएं तो व्यय करा देते हैं। तो यहाँ पर उसको आप ऐसे चेक करिए कि चौथे से लग्न से सप्तम, सप्तम से सप्तम लग्न, और लगन से चौथा हो गया यहाँ पर। हालांकि ये गोचर का सिद्धांत है, लेकिन ऐसे मिलाने का मैं प्रयास करके आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये भी एक दृष्टि रही होगी पाराशर जी की, इससे अधिक भी रही होगी, हम तो नहीं जान सकते, लेकिन उन्होंने रिजल्ट लिखा है, ये होता है तो ये होता है बस। चलिए आगे देखिए। अब पंचम भाव में पहुंच जाए गुरु, अगर गुरु यहाँ आ जाए तब क्या फल मिलेगा? तृतीय पंचम सर में वो हो गए हम। तीसरे का दूसरा भी तो होगा ना भाव, वो तीसरे का दूसरा भी होगा। तो वो भी कुटुंब को यानी कहीं ना कहीं फैमिली को ही वो करता होगा, हाँ, इंडिकेट। तीसरे अपने घर से दूसरे घर में बैठ गया है वो, यानी कि हाँ तृतीय से दूसरा हो गया, तो दूसरा भाव मारक भाव हुआ, तो कहीं ना कहीं हाँ मारेगा वो। तो कहाँ मारेगा? दुष्ट स्थिति के रूप में उन्होंने फल को लिखा, हाँ, लिखा गया। वैसा ठीक है, ये विचार भी उत्तम है आपका। तो इस तरह से जो है आप क्या कर लेंगे? सभी भावों का चेक कर लेंगे। पंचम भाव में हो तो पुत्र का सुख मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव जो है वो पुत्र का भी भाव कहा गया है ना। आगे देखिए, आगे बताएंगे, मनीषा जी बताएंगी। छठे भाव में पहुंच जाए तृतीय होकर के कोई ग्रह, तो क्या फल मिलेगा? छठे भाव में तृतीय से, ये भ्रातृ शत्रु मतलब वो अपने भाई का ही शत्रु होगा। हाँ, भाई से और शत्रुता रखेगा। महाधनी, अच्छा धन होगा उसके पास, मामा हाँ, से वैर होगा, और मामी के प्रति आसक्त होगा। नहीं, अपने ही भाइयों से कहाँ लिखा गया इसमें? भ्रातृ शत्रु क्या है ये? भ्रातृ शत्रु, हाँ, भाइयों से शत्रुता का भाव रखेगा। जी भ्रातृ नहीं होगा उसके अंदर, है ना। वो जी, जो है दुर्योधन होगा, काफी होगा उसके पास। वो जो है दुर्योधन होगा। दुर्योधन ने कह दिया 1 इंच जमीन नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान जी ने, कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया उसे, कहा बोले भाई 5 गांव दे दो इनको, 5 पांडव हैं, एक एक गांव से ही संतोष कर लेंगे। बोले 5 गांव की बात कर रहे हो महाराज, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। तो ऐसा विचार उस व्यक्ति के मन में होता है, शत्रुता का भाव डेवलप हो जाता है, दुस्साहसी हो जाता है वो व्यक्ति। तो तृतीय भाव बड़े कमाल का भाव है, अगर नेगेटिव हो जाए तो बुरे परिणाम देने में पीछे नहीं हटता। अब मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बताने जा रहा हूँ, वो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, और व्यवहारिक बातें हैं, ये तो ग्रंथोक्त हो गई हैं, इन्हीं को जोड़ा है मैंने। देखिए, ये मैंने एक जन्म पत्रिका बना दी है, 9 बड़ी जल्दी बज जाते हैं। कल से जन्म पत्रिका बनाने के बजाय बनी बनाई जन्म पत्रिका का ही प्रयोग करूंगा। देखिए, यहाँ पर बैठ गए हैं मंगल, ध्यान से सुनिएगा अब आप इस तथ्य को। यहाँ पर बैठ गए हैं मंगल। मंगल कौन है? पराक्रम के कारक है। मंगल को ज्योतिष में ना सेनापति कहा गया। अगर किसी व्यक्ति का जन्म पत्रिका में मंगल बहुत बली है तो ऐसा व्यक्ति सेना में जाता है, और थोड़ा सा शुभ प्रभाव लिए हुए है तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सक बन जाता है। ठीक है, वो चीरफाड़ फिर मरीजों की करता है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति सेना में जाकर के वो अपना बंदूक, ये आप अपने को म्यूट कर लीजिए, आवाज गूंज रही है, कौन कौन है अनम्यूट है, जो आवाज गूंज रही है थोड़ी सी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा ही दुस्साहसी प्रवृत्ति का कहा गया है। और मंगल के साथ में यदि शुक्र भी हो यहीं पर इसी भाव में, ये आपको मैं बहुत ही खतरनाक योग बताने जा रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति इतना दुस्साहसी हो जाता है। अगर राहु भी साथ में यहाँ आ जाए, मंगल राहु शुक्र तीनों की युति अगर यहाँ हो जाए, मंगल भी पापी है, राहु भी पापी है, और शुक्र भी यहाँ आ जाए, तो शुक्र यहाँ पर दब गया। ठीक है, ये कुंडली किनकी है? ये कुंडली है रेपिस्ट लोगों की, ऐसे लोगों की जिनका अपनी
जिनका अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं रह पाता, उनको मौका मिल जाए तो चलती हुई महिला का रेप कर डालें। माने काम भाव इतना बढ़ जाता है ऐसे लोगों का, ऐसे जातकों का, कि वो बहुत बड़ा दुस्साहस कर डालते हैं और बाद में उनको कोई पश्चाताप भी नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता। तो मंगल राहु शुक्र का संबंध अगर तृतीय भाव पराक्रम से बढ़ जाए तो वो व्यक्ति पराक्रमी नहीं होता, वो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। ठीक है, तो तृतीय भाव में मंगल को इस तरह से होना अच्छा नहीं कहा गया। बली मंगल बैठा हुआ है अगर मान लीजिए, तो व्यक्ति बहुत बड़ा बाहुबली होगा। नेताओं में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका तीसरे भाव में मंगल है, अच्छे नेता सिद्ध होते हैं, बाहुबली जैसे। पुलिस अधिकारी बन जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मंगल नाइन्थ हाउस को देख रहा है, यहाँ से सीधा सीधा नवम भाव पे दृष्टि है। तो सेना या पुलिस ये मंगल के ही क्षेत्र हैं, और मंगल का संबंध भाग्य से हो जाए, स्वग्रही हो जाए या उच्च का हो जाए, तो अच्छा चिकित्सक बन जाता है वो व्यक्ति। एनडीए की परीक्षा में जो बच्चे भाग लेते हैं, ऐसे लोगों बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में मंगल को चेक किया जाना चाहिए। लेकिन राहु से कनेक्ट अगर हो जाए, राहु से, तो वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति उसके अंदर आने लगती है, कि ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो जो है उसके अंदर अवगुण आने लगते हैं। ठीक है, यहीं पर मंगल के साथ में मान लीजिए अगर गुरु का साथ हो जाए, बृहस्पति शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में हो, अगर बृहस्पति यहाँ पर नवांश में बली हो, स्वग्रही हो, तब क्या होगा? तब ऐसे व्यक्ति का जो पराक्रम निकलेगा वो किसी धर्म कार्य में निकलेगा। आपको ऐसे व्यक्ति प्रवचन देने वाले मिल जाएंगे, किसी मठाधीश में व्याख्यान देने वाले आपको मिल जाएंगे। और ये भी संभव है कि ऐसे व्यक्ति सेना में जाकर के धर्म गुरु बन जाएं। ठीक है, सेना में धर्म गुरुओं की जगह निकलती है, तो वहां पर गुरु का होना जरूरी है, बृहस्पति का बली होना बहुत जरूरी है। मंगल से संबंध बन जाए तो ये हो जाता है। नीच का मंगल हो, नीच का मंगल कब होता है भाई? नीच का मंगल होता है कर्क राशि में। अगर यहाँ किसी की कर्क राशि हो, कर्क राशि किसकी होगी? वृषभ लगन के व्यक्ति की होगी, है ना। वृषभ लगन के व्यक्ति के लिए मंगल यहाँ पर नीच का हो जाएगा। नीच का मंगल हो, शुक्र के साथ हो, यहीं पर मंगल भी बैठे हो और शुक्र भी बैठे हो, तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संबंध रखने लगता है, पतित हो जाता है वो व्यक्ति। तो इस योग को भी जो है वो अच्छा सर नहीं कहा किसी गया। के उससे आवाज गूंज रही है, दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं बार बार कह चुका हूँ कि अपने को म्यूट कर लीजिए, बार बार आवाज गूंज रही है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ऐसे ही तृतीय भाव में केतु आ जाए मंगल के साथ में, तो हड्डी का विकार दे देता है। केतु केतु हड्डी को डिनोट करता है ना। तो ये जो फल लिखे गए हैं, ये मंगल के जो प्रकृति है उसको लेकर के लिखे गए हैं। तो ये प्रवृत्तियां जो है वो ठीक नहीं कही गई। तो मैंने आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है तृतीय भाव को लेकर के। बाकी मेरा विचार सारावली को लेकर के पढ़ाने का भी था, लेकिन 9 बज चुके हैं, बहुत समय हो जाएगा। अब मैं शंकाओं के सत्र के लिए इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग केवल कक्षा में नियमित लोगों के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये पूछा मेरे से कि नागासाकी में और हिरोशिमा में एटॉमिक बम का विस्फोट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे क्या, सारा ही खत्म हो गया, पूरा शहर, लाखों की आबादी थी। तो क्या वहां पर हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मृत्यु योग होगा? मैंने किसने कह दिया मृत्यु योग होगा? बोले ज्योतिष तो यही कहती है कि जब मृत्यु तभी आती है जब हर व्यक्ति का मृत्यु योग घटित हो जाए। मैंने ज्योतिष में ये भी तो लिखा है, राजा ही काल से कारणम। महाभारत का पढ़िए आप, राजा ही काल का निर्धारक होता है। राजा कौन है? नीति नियंता बनाने वाले, जो नीति का निर्धारण कर रहे हैं। अगर वो गलत नीति का निर्धारण कर रहे हैं तो खर्चा, उसका हर्जा कौन भोगेगा? उनकी प्रजा भोगेगी। कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। राजा ने लॉकडाउन लगाया, आप सबके सब घरों में कैद हो गए, तो क्या सबके कुंडलियों में, ग्रहों में कैद होने के योग थे? आप उसको दर्शन ज्ञान विज्ञान से क्यों नहीं जोड़ पा रहे उस चीज को आप? वहीं पर अमेरिका की नीति का प्रभाव, जापान की नीति का प्रभाव, जापान की जो जो भी रहे होंगे नीति निर्धारक लोग, उनका प्रभाव वहां की जनता को भोगना पड़ा। वो नहीं कर पाए, सामंजस्य नहीं बैठा पाए, इसलिए देश काल का प्रभाव पूरी प्रजा को भोगना पड़ा एक साथ। लॉकडाउन में किसी की रेल से दुर्घटना नहीं हुई, रेल ही नहीं चली कई महीने तक। तो क्या यमदूतों ने मना कर दिया यमराज से जाकर के कि अगले 3 महीने तक भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी की रेल से दुर्घटना नहीं होगी?
तो राजा ही कालस्य कारणम, इसको हमेशा मस्तिष्क में बैठा करके रखिए। राजा की नीतियां प्रजा के भविष्य को निर्धारित भी करती हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, कितनी विधवाएं बन गई वहां पर। दुर्योधन अगर मान लेता तो शायद बच जाते। कृष्ण जी ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने तो अंत उसका बुरा ही हुआ। तो ग्रहों की जो प्रकृति है वो कभी नहीं छोड़ती आपको। ग्रहों की प्रकृति कौन है? राजाओं का भविष्य पहले देखा जाता था। बोले राजा ही अगर ठीक रहेंगे तो प्रजा हमेशा सही रहेगी। चित्तौड़ के राजा थे कौन? महाराणा प्रताप। बहादुर थे, उन्होंने कभी जो है अपने को वो नहीं किया, कोई सामंजस्य उन्होंने नहीं किया। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी उस बहादुरी की वजह से बहुत सारी प्रजा मारी भी गई, युद्ध में मारी गई। एक पक्ष आप उसको ऐसे भी देखिए, यद्यपि वो बहादुर हैं, अपनी जगह है, उनका स्थान हमेशा बना रहेगा इतिहास में। और राजा जयसिंह ने संधि कर ली। जयसिंह ने संधि की तो प्रजा पर हानि होने से बच गई वहां पर, लेकिन जयसिंह को जो है किसी और रूप में देखा जाता है। याद हमेशा महाराणा प्रताप ही किए जाते हैं। तो नीति निर्धारण जो है वो राजा की नीतियां बहुत हद तक प्रजा को प्रभावित करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाभारत में इसलिए ही नहीं लिखा गया कि राजा ही कालस्य कारणम, काल का कारण राजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा प्रसेनजित की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के पास गया पूछने के लिए, महाराज कि राजा कैसे प्रभावित करता है? बोले बिल्कुल करता है। उन्होंने मीठे मीठे गोदों का उदाहरण लिया, फल का। बोले आप अभी अन्याय पूर्वक शासन करिए, आपके फल जो है वो कड़वे हो जाएंगे। 1 महीने बाद राजा चेक करने के लिए उनके पास आया, प्रसेनजित राजा हुआ। ने कहा कि ये उनको खाइए। उन्होंने कहा कि फल तो बड़े कड़वे हैं। बोले आप अन्याय पूर्वक शासन कर रहे हैं, आपके उस अन्याय का प्रभाव प्रकृति के हर कण कण में है, प्रकृति पर भी पड़ रहा है। आप सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। परिवार का मुखिया यदि अन्यायी होगा, परिवार का मुखिया सामाजिक नहीं होगा, परिवार का मुखिया धार्मिक नहीं होगा, परिवार का मुखिया व्यवहारिक नहीं होगा, तो उसका प्रभाव उसके परिवार को झेलना पड़ता है। आप सावधान नहीं, माता पिता सावधान नहीं है तो संतान पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जिसका जितना बड़ा उत्तरदायित्व है, अगर वो जिम्मेदार नहीं है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके अधीन जितने भी लोग हैं वो सब उसका फल भोगते हैं। ये दर्शन है, ये व्यवहार है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित्